हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग आज बिहार या स्टेट की प्रश्नोत्तरी करेंगे और इसके माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यह स्टेट की हमारी तैयारी कैसी है और हम परीक्षा में किस तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि यह स्टेट का डेट भी आ गई है आपके एग्ज़ाम की, तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। बाकी हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये मालूम होगा कि यह स्टेट में कितने प्रश्न करने पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। यदि नहीं मालूम है तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आप बिहार के बाहर के हैं तो आपके लिए जो योग्यता है वो 50% है। यानी कि यदि 50% आप नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। तो आपका 150 क्वेश्चन है, इसमें से 50% यानी कि आपको 75 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। यदि 75 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो आप क्वालिफाई हैं। इसके बाद आप टीजीटी पीजीटी का पेपर दे सकते हैं। यदि आप बिहार के हैं या आप ऑल ओवर इंडिया की महिला हैं तो आपके लिए 5% की छूट है, यानी कि आपको 45% लाना अनिवार्य है ये पेपर पास करने के लिए। 45% का मतलब हो गया कि यदि आप 60 क्वेश्चन कर देते हैं तो आप ये पेपर पास हो जाएंगे। इसके बाद आपको टीजीटी पीजीटी का जो पेपर होगा उसमें आपको मौका मिलेगा पेपर देने के लिए। तो हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र, विज्ञप्ति। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिसूचना। जो अधिसूचना होती है वो राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र होता है। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके सामने ऑप्शन है श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि इनमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा। आप लोग बताने का प्रयास करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें वर्णों की जो आवृत्ति है वो हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। बाकी अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, वृत्या, श्रुत्या, लाटा, छेका, तो ये अंत्या, अनुप्रास, तो ये सब आप लोग जानते ही होंगे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। आए जोग सिखावन पांडे, परमारथ पूरा नन लादे, जो बन जा रे टांडे। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना, अभिधा, तात्पर्य, लक्षणा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि इन पंक्तियों में जो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ है उससे भिन्न गूढ़ बात कही गई है ऊधों को लेकर के, तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो इनमें भी व्यंजना शब्द शक्ति है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कि शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? और ऑप्शन है 2, 7, 8, 3। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 भेद हैं, और तीनों भेद हैं अभिधा, उसके बाद लक्षणा, उसके बाद व्यंजना।
आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्द शक्ति के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोग इसको देख करके ये बताने का प्रयास करिए कि कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं। तो जैसा कि आपसे निगेटिव प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है, ये गलत है। क्योंकि मम्मट ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया था और विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया था, तो ये उलट करके दे दिया गया है। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन इस कथन में सही नहीं है। बाकी आपके ये सभी स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आपको प्रश्न के हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी से उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, इनमें से सभी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। 7 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। तो यदि आप लोगों को शब्द शक्ति में दिक्कत हो रही हो तो मैंने शब्द शक्ति पर वीडियो बनाई है, यदि आप लोग उसको देख लेंगे तो आपका सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। मात्र 20 मिनट के करीब में आपके सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहाँ से जा कर के आप लोग शब्द शक्ति से जो रिलेटेड आपकी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? न्यून पदत्व, पुनरुक्ति, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि इसमें कौन सा दोष है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें पुनरुक्ति दोष है। पुनरुक्ति में क्या होता है कि एक ही बात को 2 अलग अलग शब्दों के माध्यम से कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति दोष है। अगला प्रश्न है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। 9वां नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्टेटमेंट है। द्विवेदी जी द्विवेदी युग के महान हस्ताक्षर रहे हैं और सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे थे 1903 से। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि निम्नलिखित में चौपाई छंद का पूर्व रूप है? पद्धड़िया, पज्झटिका, अरिल्य, चौपाई। चौपाई छंद का पूर्व रूप कौन सा है? आप लोग बताने का प्रयास करिए।
तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा चौपाई। देखिए चौपाई में क्या होता है कि 16-16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक लाइन में, और जो चौपाई में है वो 15 मात्राएं होती हैं। तो ये पूर्व में ऐसा ही था, जबकि आधुनिक में जो चौपाई है उसमें ये चीज़ें बदल दी गई हैं। लेकिन जो क्या होता है कि अरिल्य होता है, अरिल्य में भी आपकी 16-16 मात्राएं होती हैं। तो एक तरह से ये भी माना जाता है कि अरिल्य भी चौपाई का पूर्व रूप है। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारो में प्रयुक्त छंद है कवित, सवैया, बरवय, दोहा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। देखिए यदि हमारी वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो आप 2x स्पीड पर देख लीजिए, आपको बेटर फील होगा। 11 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो सही उत्तर हो जाएगा सवैया छंद है। इनमें सवैया छंद का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है कि रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इनमें कितनी मात्रा है? 22, 18, 8, 16। तो जैसा कि आप लोग जब भी छंद पढ़े होंगे तो उसमें मात्राओं को काउंट करने के लिए आपको ज़रूर बताया गया होगा कि किस तरह से आप मात्राओं को काउंट करेंगे। तो जैसे कि राम में 2 मात्राएं हो जाएंगी और म में 1 हो जाएगी। दूत में आपका छोटा ऊ में 1 रहता है, बड़ा ऊ में 2 हो जाता है, तो में 1 हो जाएगा। अतुलित में 1 हो जाएगा, तू में 1 हो जाएगा, ली में भी छोटी मात्रा 1 हो जाएगा, तो में 1 हो जाएगा, बल में 1 1, धामा में 2 2। तो इस तरह से हम लोग काउंट करेंगे तो ये टोटल 16 मात्राएं हो जाएंगी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। कंकन किंकिन नुपुर धुन सुन कहत लसन सन राम हृदय गुण। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। रूला, दोहा, चौपाई, सोरठा। 13 नंबर का आप लोग सही उत्तर देने का प्रयास करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा चौपाई, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, तो यहाँ पे चौपाई छंद हो जाएगा। बाकी आपको गिनने के लिए जो भी मात्राओं का अगर काउंट करने का ज्ञान होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी छंदों को पहचानने में। आप काउंट करके तुरंत बता सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा छंद है। अगला प्रश्न कि छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उक्त विराम स्थलों को क्या कहते हैं? यति, गण, गति, तुक। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यति। और देखिए ये सभी प्रश्न आपके वासुदेव नंदन की जो किताब है हिंदी व्याकरण की, उससे ज़्यादातर मिलते जुलते प्रश्न हैं। तो आप लोग उनकी किताब को ज़रूर पढ़ें। हम आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ते भी होंगे। अगला प्रश्न 15 नंबर कि मंदाक्रांता छंद का गण क्रम है, उनके गणों का क्रम बताइए मंदाक्रांता का। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं य, म, न, स, भ, ल, ग, न, भ, भ, र, त, भ, ज, ग, ग, म, भ, न, त, ग, ग। गण क्रम आपको बताने का प्रयास करिए। तो मंदाक्रांता का जो छंद का गण क्रम है वो हो जाता है आपका म, भ, न, त, ग, ग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। मात्रिक सम छंद नहीं है, सही उत्तर का आप लोग चयन करें। चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, उल्लाला। 16 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उल्लाला। देखिए सम छंद नहीं है पूछा है, तो इसलिए
आपका उल्लाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसके विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा उल्लाला। बाकी ये सभी सममात्रिक छंद हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, बर्वे छंद है सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध विषम मात्रिक छंद। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका जो बर्वे छंद है वो विषम मात्रिक छंद है। विषम नहीं कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कि उसके क्या होता है कि बर्वे छंद के जो विषम चरण होते हैं उसमें 12-12 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, तो यानी कि आपका अर्ध सम हो जाएगा, क्योंकि आधा समान है, तो अर्ध सम मात्रिक छंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वात्सल्य रस। जैसा कि कुरुक्षेत्र जो कविता है वो उसको दिनकर जी ने लिखा है। आप लोग सही उत्तर को बताइए, चयन करिए कि सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर जी कुरुक्षेत्र वीर रस में लिखे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न कि रोमांच किस तरह का अनुभव है? सात्विक है, कायिक है, आहार्य है, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, रोमांच जो है वो सात्विक अनुभव। देखिए, जो आपके अनुभव हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये 4 होते हैं। इसमें जो सात्विक होता है, ये सात्विक, इसके जो होते हैं भेद वो 8 भेद होते हैं। ये चीज़ आप जो जरूर ध्यान दीजिए कि इसके 8 भेद होते हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर, भंग, कंप, वैवाण्य, अश्रु, प्रलय। तो इसलिए आपका 19 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो रावण राम के क्रोध का है। रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु उचित विकल्प चुनें। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, संचारी भाव, अनुभाव। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आलंबन विभाव है, क्योंकि राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं, तो रावण राम के क्रोध का आलंबन विभाव है। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 कि रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है छंद, अलंकार, गुण, रीति। बी है विभाव, अनुभाव, संचारी, स्थायी भाव। सी है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उत्प्रेक्षा, प्रतीक। और डी है बिंब, वृत्ति, रसाभास, काव्य दोष। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि 21 नंबर का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभावा, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगात रस निष्पत्ति। ये रस सामग्री से ये सभी चीज़ें ली गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव हैं। ऑप्शन नंबर ए है धृति, मति, हर्ष, चिंता। बी है त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार, वितर्क, आवेग, जड़ता, मोह, हर्ष, गर्व, चपलता, उग्रता, अमर्ष। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि 22 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो भयानक रस का संचारी भाव है वो त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 कि सिंह की गर्जना
या सांप की फुंकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, अद्भुत रस। 23 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें भयानक रस होता है, क्योंकि भयानक रस में हिंसक पशुओं का स्वर, जैसे कि शेर हो गया, सांप हो गया, इन सब का फुफकारना, ये जो उद्दीपन विभाव है, ये सब भयानक रस में आता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 कि अर्थ के आधार पर या अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं संबंध बोधक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक, संदेह सूचक। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। 24 नंबर का सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा संबंध बोधक। यह अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार नहीं है, बाकी आज्ञार्थक प्रकार के वाक्य, संकेतार्थक और संदेह सूचक ये सही है। देखिए, जो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, ये 8 प्रकार हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। सरल वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, मिश्र है, संयुक्त है। सही उत्तर का आप लोग चयन करेंगे। तो जैसा कि यह आपका सही उत्तर हो जाएगा कि यह मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें की से इनको जोड़ दिया गया। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 26। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। आपको बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही है। सुरेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया। मीना अच्छा गाना गाती है। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए कि 26 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें 2 साधारण उपवाक्यों को मिला करके एक प्रधान वाक्य को दूसरे पर आश्रित करके उपवाक्य को बनाया गया। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 कि निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का विकल्प कौन सा है। आप लोग बताइए। जल्दी दरवाज़ा खोलो, माताजी ने पूजा कर ली है, ईश्वर सबका भला करे, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। 27 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माताजी ने पूजा कर ली है। यह विधानवाचक वाक्य है, बाकी और में विधानवाचक वाक्य नहीं। इसके बाद 28 नंबर कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कवित्री, 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 कवितरी। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा कवयित्री, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। और आपके सामने देखिए ऑप्शन दिए गए हैं
आप इनमें से बताइए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध चीज पूछा है। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, यह वाक्य जो है वो शुद्ध है, बाकी और सभी वाक्य जो हैं वो अशुद्ध है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है और आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। उसे मृत्युदंड मिला है, उसे मृत्यु की सजा मिली है, उसे तत्काल मौत की सजा मिली, उसे मृत्यु का दंड मिला है। तो सही उत्तर आप बताइए कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसे मृत्यु दंड मिला है। ये पूर्णतः शुद्ध है, बाकी इन सब में अशुद्धियाँ विद्यमान हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, कि निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, यह मेरे सपनों का है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। तो 31 नंबर का आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा बी ऑप्शन, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, नहीं होगा गई है। इसलिए आपका 31 का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न 32 नंबर, तुम तुम्हारा सामान उठा लो, वाक्य अशुद्ध शब्द है। इसमें बताइए कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। 32 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुम्हारा, यह इसमें अशुद्ध है। यहाँ पे होना चाहिए था अपना, तुम अपना सामान उठा लो। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, कि मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इसका शुद्ध वाक्य बताइए कि शुद्ध वाक्य क्या हो। मैं सादर नमस्कार करता हूँ, इसलिए आपका 33 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर, वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, वाक्य का प्रकार है निषेधात्मक, इच्छार्थक, विधानार्थक, विस्मयादिबोधक। 34 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें विस्मय प्रकट किया गया है, वाह। अगला प्रश्न, उसने खा लिया होगा, वाक्य है विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक। उसने खा लिया होगा, ठीक है, तो इसमें संदेह प्रकट किया गया है, तो ये संदेहवाचक वाक्य। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न 36 नंबर देखेंगे, मिश्र वाक्य पहचानना है आपको। और आपके सामने देखिए ऑप्शन दिया गया है, वह भले ही समझदार ना हो पर अच्छा है, वह दिल लगाकर पढ़ता है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं जाऊं, इस समय सर्दी है तो कोट पहन लो। आप इनमें से बताइए कि मिश्र वाक्य कौन सा है। 36 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं जाऊं, ये मिश्र वाक्य है।
अगला प्रश्न 37 नंबर, अर्थ बताना है कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है का अर्थ है छल कपट से एक बार काम बन जाता है, बार बार नहीं। चर और विपत्ति, सज धज कर चलना बहुत खराब चीज़ है, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। 37 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, छल कपट से एक बार काम बन जाता है, बार बार। ठीक है, अगला प्रश्न, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट करना, चमक का गायब होना। 38 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, भेद प्रकट होना। अगला प्रश्न 39 नंबर, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है जैसा चाहा वैसा हो गया, केवल बाहरी दिखावा, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई, और अवसर चूकने पर पछताना व्यर्थ। 39 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, चिराग तले अंधेरा, एक पंथ दो काज, ऊंची दुकान फीकी पकवान, अज्जल गगरी छलकत जाए। 40 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंची दुकान फीकी पकवान। यदि आपको डी लग रहा है तो उसका भी हम बता दे रहे हैं हल। अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है कि कम ज्ञान या कम धनी वाले लोग ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ प्रयोग होती है। और चिराग तले अंधेरा तो आप लोग जानते ही हैं कि निकट दोष न देख पाना, और एक पंथ दो काज तो यानी कि एक ही काम से मतलब एक तीर से दो निशाना कर लिए, तो ये वाला हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े कार्य को अंजाम नहीं दे सकता। मनचाही बात हो जाना, जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ दुर्गुणों का आदर नहीं होता। शारीरिक बल और बुद्धि के बीच बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो 41 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। जैसा कि आप लोग अगर इसके ऑप्शन पढ़ेंगे तो एलिमिनेट मेथड के द्वारा आप लोग सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। यदि चीज़ें नहीं भी आ रही हैं, अगर आप एक दो बार पढ़ते हैं तो आप ज़्यादातर चांस है कि आप सही कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन 42 नंबर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो, सदैव मीठी बात ही बोला करो। 42 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। अगला प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। उड़ती चिड़िया को पहचानना। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना, अनहोनी या लीक से हटकर बात करना,
फिक्र या चिंता करना, दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में स्वयं नीचा देखना। 43 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मन की या रहस्य की बात तुरंत जान जाना। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 44, तन पर नहीं लगता पान खाएं अलबत्ता। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है झूठा दिखावा करना, शौकीन व्यक्ति, अभावग्रस्त जीवन, कथनी करने में अंतर। तो 44 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झूठा दिखावा करना। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव। तो जैसा कि परमानंद, परम है जो आनंद, परमानंद, यानी कि इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। मन माना, मन से माना हुआ, तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो नीलगाय का विच्छेद करेंगे तो नीली है जो गाय, हाँ? तो इसलिए 47 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, कर्मधारय समास। अगर आपको समास से भी कोई दिक्कत हो तो हम समास पर एक वीडियो बनाए हैं, मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उस पर आप लोग जरूर देखिए, आपका पूरा समास का डाउट ही क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, एकदम नॉर्मल तरीके से बताया गया है, तो उसको आप लोग जरूर देखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, कि प्रजाहित में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव। तो प्रजाहित में आप लोग बताइए 48 नंबर का, तो तत्पुरुष समास है, प्रजा का हित करने वाला, प्रजा का हित, इसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ है तो इसलिए तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? दशानन, यथेच्छा, सप्ताह, शताब्दी, त्रिलोचन, 24, चतुर्भुज, प्रत्यक्ष। सही उत्तर का आप लोग चयन करें 49 नंबर का। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह, और शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह, तो इसलिए यहाँ पे आपका द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाची होता है। ओके। अगला प्रश्न, और यह आज का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद इसके आगे की बात अगली वीडियो में की जाएगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जिससे लेंदी दिखने लगेगा। तो किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। हर दिन, आशातीत, कवि श्रेष्ठ, गृहस्थ, हरफन मौला, कपड़छन, हर रोज, देशभक्ति, ग्रामवास, राजपुत्र, अकाल पीड़ित, हाथों हाथ। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। 50 नंबर का आपका सही उत्तर क्या होगा? तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें आपके तत्पुरुष समास है, बाकी और विकल्पों में अलग अलग समास के उदाहरण मिश्रित हैं। इसमें तीनों जो हैं वो तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल इसके आगे की वीडियो की प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो नमस्कार।